भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भारत दौरा। भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। भारत के दौरे पर आए फ्रांसीसी वजीर खारजा कैथरीन कोलोना ने अपने हम मनसब डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। तमाम दो तरफा इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर हो सकता है तफसीली तबादला ख्याल। फ्रांसीसी वजीर खारजा का भारतीय तलबा से खिताब। कहा, फ्रांस में भारतीय तलबा की तादाद 2025 तक 20,000 तक पहुंचाना है मकसद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी काबीना की मीटिंग। भारत में होने वाली अंडर 17 विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी की दी मंजूरी। 5 रियासतों की कबायली बिरादरी से मुताल्लिक़ भी कई अहम फैसले लिए गए। बिहार के बेगूसराय जिले में अब तक फायरिंग में 1 का कत्ल और 10 को जख्मी करने वाले शरपसंदों का नहीं मिला कोई सुराग। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मुतासरीन से की मुलाकात। कार्रवाई में सुस्ती बरतने पर 7 पुलिस अहलकार मुअत्तल। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका। साबिक वजीर आला दिगंबर कामत और असेंबली में अपोजिशन लीडर माइकल लोबो समेत 8 कांग्रेस एमएलए बीजेपी में हुए शामिल। माइकल लोबो ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम सावंत को मजबूत करने के लिए कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी को जोड़ो। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में खौफनाक हादसा। सूजियान में एक मिनी बस खाई में गिरने से 12 अफराद हलाक। फौज का राहत और बचाव का काम जारी। जख्मियों को मंडी के अस्पताल में कराया गया दाखिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए किया इमदाद का ऐलान। सदर जमहूरिया ने पुंछ हादसे पर किया इजहार अफसोस। यौम हिंदी पर वजीर आजम ने हमवतनों के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, हिंदी जबान ने मिल के अवाम में खुसूसी मकाम किया हासिल। सूरत में मुनक़िदा दूसरी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला ने कहा, सरकारी जबान हिंदी के बगैर गूंगी है कौम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान के बादशाह से आज खारजा सेक्रेटरी विनिया क्वात्रा ने भी मुलाकात की। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वजीर आजम की सदारत में आज काबीना की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि काबीना की मीटिंग में अंडर 17 खवातीन फुटबॉल आलमी चैंपियनशिप के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी की इजाज़त दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 खवातीन फुटबॉल आलमी कप हो रहा है। इसका इनेकाद नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में किया जाएगा। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। उन्होंने कहा कि इसके बजट में भी इजाफा किया गया है। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। बहुत सारी योजनाएं टॉप स्कीम से लेकर
खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज हों या फिर खेलो इंडिया सेंटर हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जहां एक और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए बल दिया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का काम भी और उनके वापस आने पर उनकी पीठ थपथपाने का काम भी किया है। काबीना के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि काबीना ने 5 रियासतों के दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए फहरिस्त में कुछ और नाम भी शामिल किए हैं। इससे कबाइली बिरादरी को बहुत फायदा होगा। 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो वर्षों से लंबित था उस पर लिया गया है और मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दोयम की आखिरी रसूमात में शामिल होंगी। सदर जमहूरिया भारत सरकार की जानिब से ताज़ियत पेश करेंगी। बरतानिया की मुल्क की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर अबे में होगी। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दोयम की सरकारी आखिरत रसूमात में सैकड़ों ममालिक के सरबराहों की शिरकत का इम्कान है। बरतानिया में इस आम तालीम का ऐलान भी किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन भी मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। इनके अलावा फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भी लंदन आएंगे। फ्रांस की वजीर खारजा कैथरीन कोलोना ने हैदराबाद हाउस में आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। कैथरीन कोलोना कल 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। कोलोना कल मुंबई जाएंगी और सनअती दुनिया के लीडरों से मुलाकात करेंगी। वजारत खारजा ने कहा कि भारत और फ्रांस के दरमियान तवील अरसे से चली आ रही स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाकायदा आला सतही मुशावरत और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताउन से मजबूत हुई है। और साथ ही वजारत ने कहा कि कोलोना के दौरे से तिजारत, दिफा, आबो हवा, सफ़र और नकलो हरकत, तालीम और सेहत के शोबों में शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की समत में राह हमवार होगी। We agreed to work towards the establishment of an Indo-Pacific trilateral development cooperation that would facilitate development projects, especially in the framework of the International Solar Alliance. I should also mention that the ISA now has firmed up projects in 3 countries, which shows really the impact that India and France make together in Bhutan, in Papua New Guinea, and in Senegal. इससे कबल फ्रांस की वजीर खारजा कैथरीन कोलोना ने कहा कि भारत और फ्रांस के गुज़िश्ता 25 साल से अच्छे रवाबित होने के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्क मिलकर पूरी दुनिया में अमन और हम आहंगी लाना चाहते हैं। फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना ने नई दिल्ली में भारतीय तलबा से खिताब करते हुए अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कैथरीन कोलोना ने कहा कि हम 2025 तक फ्रांस में भारतीय तलबा की तादाद 20,000 तक पहुंचाना चाहते हैं। और डीडी न्यूज़ के कैमरामैन पर मुल्क की राजधानी दिल्ली में सरेआम हमला किया गया। ये टीम दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदइंतज़ामी की शिकायत की तरफ रियासती हुकूमत की तवज्जो मबसूल कराने गई थी, लेकिन स्कूल में दाखिल होते ही हमारे कैमरामैन को असातिज़ा की मुखालफत का सामना करना पड़ा। कुछ असातिज़ा ने कैमरामैन से कैमरा छीन कर तोड़फोड़ की। हमारे रिपोर्टर ग्रीश निशाना दिल्ली के भजनपुरा के सरकारी स्कूल पहुंचे थे और दिल्ली के तालीमी निज़ाम का जायजा ले रहे थे जब ये वाकया पेश आया। इससे दिल्ली हुकूमत के स्कूल इंतजामिया पर सवालिया निशान लग गया है। मुल्क के दारुल हुकूमत में सहाफ़ियों पर हमले पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। इजहार की आज़ादी का रोना रोने वाले लोग दिल्ली की हुकूमत में हैं, लेकिन उनके स्कूल में मीडिया पर पाबंदी है। हैरत की बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली मॉडल की तालीम का चर्चा है, लेकिन मुकामी सहाफ़ी को तस्वीर दिखाने पर उसे मारा पीटा जाता है, उसका कैमरा तोड़ दिया जाता है।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के सनती शहर सूरत में दूसरी ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए सूरत का इंतखाब किया गया क्योंकि ये वीर नर्मद की सरजमी है। उन्होंने कहा कि वीर नर्मद ने सबसे पहले अपनी जबानों की अहमियत को उजागर किया और जोर दिया कि मुल्क भर में मुकामी जबानों को राइज किया जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि राजभाषा हिंदी के बगैर ये मुल्क गूंगा है, सिर्फ हिंदी ही इस कौम से बात कर सकती है। राजभाषा के इस सम्मेलन के लिए हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, दो कारण थे। एक तो सूरत वीर नर्मद की भूमि है। वीर नर्मद ने शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया था। उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह रखा था। उन्हें पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था गर्वी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा में नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकारी ज़बान और हमारी मुकामी ज़बानें दुनिया की मालामाल ज़बानों में से एक हैं। जब तक हम ये अहद ना करें कि इस मुल्क की हुक्मरानी, नज़्म व नस्क़, इस मुल्क की तालीम और तहक़ीक़ हमारी ज़बानों में होगा, सरकारी ज़बानों में होगा, तब तक हम इस मुल्क की सलाहियतों को बरूए कार नहीं ला सकते। और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने का। और बिहार के बेगूसराय जिले में फायरिंग करके एक को हलाक और 10 को जख्मी करने वाले शरपसंदों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस ने शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं। इस मामले में बिहार के नीतीश हुकूमत निशाने पर आ गई है। उसे जंगल राज पार्ट 2 बताते हुए बीजेपी ने जेडीयू आरजेडी हुकूमत पर हमला किया है। बेगूसराय में बाइक पर सवार 2 नामालूम बदमाशों ने शहर के 4 थानों के इलाकों में घूमकर लोगों पर फायरिंग की। फायरिंग से 10 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक के बाद दम तोड़ गया। वाक़े के बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया, जिसमें तमाम 9 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं।
इस दौरान मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात की और उनकी हालत दरियाफ्त की। इससे पहले गिरिराज सिंह ने बिहार हुकूमत पर सख्त हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये बिहार की बदकिस्मती है कि बिहार में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार के वजीर आला ये कहते हुए डरते हैं कि मेरा ताल्लुक जंगल राज से है। जिस दिन वो ऐसा कहेंगे वहां के नायब वजीर आला उन्हें इख्तिदार से हटा देंगे। बेगूसराय जैसा वाकया उस वक्त होता है जब मुजरिम बेखौफ हो जाते हैं। 4 थानों से 30 किलोमीटर तक सड़क से जराइम पेशा अफराद बगैर किसी पाबंदी के गुजरते हैं, बिला खौफ व खतर फायरिंग करते हैं। खौफ नाम की चीज खत्म हो चुकी है। इससे पहले उन्होंने पूरे मामले में रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार पर हमला किया। गिरिराज सिंह ने रियासती हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बेगूसराय में बढ़ते जराइम के खिलाफ आज बेगूसराय बंद का ऐलान किया। इसके तहत बीजेपी के जिला सदर राजकिशोर सिंह की क़यादत में हर हर महादेव चौक पर NH 31 को जाम करके एहतजाज किया गया। दरहकीकत कल शाम पचवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर सिमरिया में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। जाम की वजह से NH 31 पर गाड़ियों की कतार लगी रही। बीजेपी लीडरों ने कहा कि जब से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए हैं पूरे बिहार में मुजरिम बेलगाम हो गए हैं। बेगूसराय में जिस तरह से बाइक सवार बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी और बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए, इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। दरियासना बीजेपी रहनुमा और रियासत के साबिक वजीर सनत शाहनवाज हुसैन ने फायरिंग के जख्मियों से मिलने के लिए अस्पताल का दौरा किया। बेगूसराय फायरिंग के वाक़े पर शाहनवाज हुसैन ने रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जम्मू और कश्मीर के उन दिनों से मवाजना किया जब दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। बेगूसराय में हमने पूरा इसको मार्केट किया, इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए काम किया, बाहर से उद्योगपति आने लगे। अब यहाँ तो ऐसे फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के जिनों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती थी। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको बिहार की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, राजनीति नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि बिहार में कानून के राज को मुख्यमंत्री जी को स्थापित करना चाहिए। दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने बेगूसराय के 7 पुलिस एहलकारों को कार्रवाई में सुस्ती बरतने पर मुअत्तल कर दिया है। पुलिस की जो अलग टीम थी, इन्वेस्टिगेशन टीम, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया। सीसीटीवी फुटेज पर अपराधकर्मी दिख रहे हैं और उनके आधार पर जो है हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को पुलिस की टीम के द्वारा डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। प्रारंभिक रूप से जो हमारी गश्ती पार्टी थी वो रोड पर थी, फिर भी उनके द्वारा अपराध कर्मियों को रोका नहीं जा सका या चेकिंग नहीं की जा सकी और अपराध कर्मियों इस क्रम में 7 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया। और कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगल को बीजेपी के नबन्ना मार्च के दौरान पार्टी कारकुनों और उसके रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई पर मगरबी बंगाल के दाखिला सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की। बीजेपी कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए रियासती हुकूमत के आला ओहदेदारों के खिलाफ बीजेपी की अर्जी पर समाअत करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी से 19 सितंबर तक इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने ममता हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कल सियासी दाखिली जुल्म और ज्यादती उरूज पर पहुंच गई। बंगाल बौद्ध और सकाफती रिवायत का एक वसी खित्ता रहा है, लेकिन ममता जी की क़यादत में ये लाकानूनियत से 2-4 रियासत बन चुकी है। बंगाल में कल अत्याचार, ब्रूटैलिटी और राजनीतिक नागरिक अधिकारों के हनन की पराकाष्ठा हो गई। द गवर्नमेंट ऑफ ममता जी सरपास्ड ऑल लिमिट्स ऑफ ब्रूटैलिटी, repression and police torture while denying the legitimate right of the opposition to raise its voice. बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने ममता हुकूमत से सवाल करते हुए कहा कि अगर आपकी रियासत बदउनवानी की बुलंदियों को उबूर कर रही है तो इसके खिलाफ एहतिजाज क्यों नहीं होना चाहिए। ममता जी, आपसे हमारा एक बहुत ही सीधा विनम्र सवाल है। अगर आपका प्रदेश भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, 60-70 करोड़ रुपए आपके पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेताओं के परिचितों के फ्लैट से निकल रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। रोज ईडी की कार्रवाई पहले भी हो रही है, बाद में हो रही है, और कोर्ट से आप उनके लोगों को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि सबूत काफी है। और आपने मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप यह है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। सूजिया में एक मिनी बस खाई में गिर गई है, जिसमें कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई है और शदीद तौर पर जख्मी अफराद को जम्मू के सरकारी अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है। जाए वक़ू पर फौज राहत और बचाव के काम में मसरूफ है। इत्तला के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब बस पुंछ जिले के ही सूजिया से मंडी जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हर मरने वाले के कुनबे के रुकन को 5-5 लाख रुपए राहती रकम देने का ऐलान किया। इसके अलावा अफसरान को जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम कराने का भी हुक्म दिया। देश भर के लोगों में एक नया विश्वास कायम हुआ है और इसी कारण पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। तो शांति है, समृद्धि आ रही है और मैं समझता हूं कि विकास के रास्ते जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुंछ बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में कहा कि पुंछ के सूजिया में हुए दर्दनाक हादसे में लोगों की मौत निहायत तकलीफ देह है। गमजदा कुनबे को मेरी ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुंछ बस हादसे में हुई लोगों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर के ट्वीट से वज़ीर आज़म ने कहा कि पुंछ में हुए हादसे में लोगों की मौत तकलीफ देह है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के साथ मेरी ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। PM NRF से 2 लाख रुपए मरने वाले के नज़दीकी को दिए जाएंगे। जख्मियों में से हर एक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में ज़ेरे तामीर इमारत की लिफ्ट अचानक टूटकर गिरने से 6 से ज़्यादा अफराद की मौत हो गई। इत्तला के मुताबिक एस्पायर 2 इमारत की 7वीं मंजिल से लिफ्ट टूटने से 6 से ज़्यादा मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा गुजरात यूनिवर्सिटी के नज़दीक हुआ है। हम घटनास्थल पर आए हैं और पूरी यहाँ आकर पूरा तपास किया तो वो 13वें माले पे कुछ सेंटिंग का काम कर रहे थे। वहाँ से बोले मजदूर पटके हैं, कितने आदमी थे, कितने काम कर रहे थे,
वो भी मालूम नहीं है, मगर 3 आदमी को एसवीपी में ले गए हैं, बाकी को जो 16 सिविल में ले गए हैं उनकी तपास अभी चालू है, कितने आदमी है, क्या कहाँ पर है, तो वो जब हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ज़ेर तामीर इमारत में हुए हादसे में अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अहमदाबाद में एक ज़ेर तामीर इमारत में हुआ हादसा अफसोसनाक है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने कुनबे के लोगों को खोया है उनके तई मेरी ताज़ियत। मुझे उम्मीद है कि ज़ख्मी अफराद जल्द ठीक हो जाएंगे। मुकामी अफसरान मुतासिरा अफराद की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। आज मुल्क भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन 1949 में भारत की दस्तूर साज असेंबली ने देवनागरी रस्मुल ख़त में हिंदी को मुल्क की सरकारी ज़बान के तौर पर कबूल किया था। 1953 से हर साल 14 सितंबर को पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया गया। हिंदी पूरे मुल्क में सकाफती और जज्बाती इत्तेहाद कायम करने का अहम जरिया भी है। कौमी शनाख्त और सकाफती कौमी इज़्ज़त नफ्स को एक धागे में पिरोने वाली हिंदी खुद इन्हिसारी की एक मजबूत बुनियाद भी है। हिंदी दिवस हर साल हिंदी को सरकारी ज़बान के तौर पर अपनाने की याद में मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम हिंदी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, हिंदी ने पूरी दुनिया में भारत को एक ख़ास एजाज़ बख्शा है। इसकी सादगी, सलासत और हसासियत हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इसे खुशहाल और बाइख्तियार बनाने में अनथक ताउन किया है। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते का दोबारा आबादकारी के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने वाले चीतों को छोड़ेंगे। इस सिलसिले में हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत के डायरेक्टर जनरल CP गोयल से बात की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है DG फॉरेस्ट CP गोयल सर, जो बात करेंगे चीता, जो कि बहुत जल्द अब देश में देखने को मिलेगा। सर, बहुत जल्दी हम 17 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीता कूनो नेशनल पार्क में पहुंच जाए। क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा विज्ञान से बताएं। नामीबिया से ये चीते आ रहे हैं सर? इस समय हम लोग 8 चीते नामीबिया से लाने जा रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हैं। जो हमारी फील्ड पर जो कूनो में तैयारियां होनी वो भी पूरी तरह से तैयार हैं, और जो नामीबिया की साइड में होनी वो भी वहाँ तैयारियां हमारी पूरी हैं। तो 16 तारीख की शाम को वहाँ से हमारा जो कार्गो विमान है उन 8 चीतों को लेकर यहाँ पे चलेगा, और जयपुर में लैंड करने के बाद डिफेंस के एयरक्राफ्ट से हम उसको कूनो में लाएंगे, और वहाँ 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उनको रिलीज करेंगे। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, क्योंकि ये चीता जो प्रजाति है वो देश से विलुप्त हो गए थे 1950 के समय में, और उसके बाद ये लेके आए। तो अमृतकाल में एक नया ही हम देख पा रहे हैं, एक नई पहल, नई सोच के साथ। नहीं, सही आप कह रहे हैं कि ये अमृतकाल से कोइंसाइड कर रहा है। 75 साल पूर्व जो है ये चीता भारत से विलुप्त हो गए थे, और अब जो हम ये लेके आ रहे हैं हमारा सफल प्रयास रहेगा, और 17 तारीख को भारत की धरती पर पुनः चीता का आगमन होगा। ये हमारे लिए सब के बहुत सौभाग्य की बात है। साउथ अफ्रीका से भी भारत सरकार की तरफ से हम जो MOU है वो हम लोगों ने वेट करके उनको भेजा हुआ है। उनकी एक टीम आनी थी यहाँ पर जो हिंदुस्तान में, वो भी आकर उनको देख के चली गई। वो लोग सेटिस्फाइड है, तो जल्दी वहाँ से भी हमारा जो समझौता है पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम जब नामीबिया वाले जो चीते इस समय हमारे सॉफ्ट कंक्लूजन से रहेंगे, जब ये हम इनको खुले जंगल में छोड़ देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बैच में साउथ अफ्रीका के चीतों को यहाँ पर लेके आएंगे। कूनो नेशनल पार्क के साथ दूसरे नेशनल पार्क में भी क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके का जो प्रोजेक्ट चीता है वो लेके जाएं? देखिए, हर एक नेशनल पार्क की कैरिंग कैपेसिटी रहती है। फिलहाल जब तक इसकी कैरिंग कैपेसिटी पूर्ण होती है तब तक हम इनको यहाँ पर छोड़ेंगे। जहाँ एक वाइबल पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी तो तब वहाँ उसके बाद दूसरे नेशनल पार्क में इसका पुनर्स्थापना का प्रयास किया जाएगा। सर, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको आप लोगों ने अच्छे से लेके दूसरी जगह पे रिसेटल करवा दिया गया है। पहले यहाँ पर 25 गांव थे, 24 हमने रिलोकेट कर दिए हैं। अब अच्छी तरह वहाँ उनके जो नागरिक हैं सब वहीं रह रहे हैं। एक गांव ही बचा हुआ है, उसका हम लोग रिलोकेशन का प्रस्ताव शीघ्र ही भारत सरकार से उसको फाइनल कर देंगे। मध्य प्रदेश सरकार से पूरी बात हो गई है, तो उसको भी रिलोकेट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे DG फॉरेस्ट, जो बता रहे थे कि बहुत जल्द भारत में चीता
जाएगा और ये चीता सिर्फ कूनो में नहीं, आगे भी दूसरे भी जगह पे हम देखने को मिलेगा और एक तरह से ये अमृतकाल में एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।